हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 62 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 61 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ किस भाषा में रचित था। देखिए, सुदर्शन शाह का सभागार ग्रंथ जो था ये रचित था किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सुदर्शन शाह की अगर हम बात करें तो सुदर्शन शाह पंवार वंश का 55वां शासक था। पंवार वंश का ये 55वां शासक था। और देखिए, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। पूछा जा सकता है कि बताइए सुदर्शन शाह ने अपनी जो राजधानी है ये टिहरी कब बनाई? तो कब बनाई? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। और इसके अलावा देखिए 1823 ईस्वी में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त भी हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। इसके अलावा सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है और यह एक कला प्रेमी शासक था। सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा चैतू और माणकू जो कलाकार थे तो इनको सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। चैतू और माणकू, आपने नाम सुना होगा, चैतू और माणकू ये कलाकार थे जिनको सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। और सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को श्रीनगर से 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी स्थानांतरित की। इससे पहले पंवार वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? श्रीनगर में। तो श्रीनगर से राजधानी जो है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी स्थानांतरित की गई सुदर्शन शाह के द्वारा। और सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ को 7 खंडों में लिखा है। पूछा जा सकता है कि सुदर्शन शाह का जो सभागार ग्रंथ है इसको कितने खंडों में लिखा गया है? तो कितने खंडों में? 7 खंडों में इसको लिखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है किसको? पूरिया नैथानी को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, पूरिया नैथानी मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के सफल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ और निपुण सेना नायक थे। और इसके अतिरिक्त ये ऐसे उच्च शिक्षाविद थे जिन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। तो ये काफ़ी उच्च शिक्षाविद थे जिन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत और अरबी भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये किस काल में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है गोरखा काल में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जनवरी 1790 ईस्वी में गोरखों ने अमर सिंह थापा,
हस्तिदल चौतरिया और शूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। पूछा जा सकता है कि बताइए गोरखों ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया, तो कब किया था? 1790 ईस्वी में गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व शूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। और गोरखा सेना जो है इसमें 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी। गोरखा सेना 2 टुकड़ों में बढ़ गई। एक सेना काली नदी पार कर सौर क्षेत्र में प्रवेश व दूसरी सेना जो है ये विसुंग पर अधिकार इन्होंने कर लिया। विसुंग पर अधिकार कर अल्मोड़ा की ओर बढ़ी थी दूसरी जो सेना थी। और देखिए 1790 ईस्वी में हवलबाग में हुए साधारण युद्ध में चंद राजा उस समय कौन थे? महेंद्र चंद थे। तो 1970 ईस्वी में हवलबाग में हुए साधारण युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद जो है ये परास्त हुए और अल्मोड़ा किले पर गोरखों का कब्जा हुआ। और कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम जो गोरखा सूबेदार या सुब्बा भी आप कह सकते थे, तो ये कौन थे? जोग मल्ल शाह। नोट कर लीजिएगा, जोग मल्ल शाह। कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा कौन बने? जोग मल्ल शाह नियुक्त हुए। और देखिए कुमाऊं पर गोरखा का अधिकार 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा। लगभग 25 वर्ष तक शासन रहा कुमाऊं पर गोरखों का। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो हो सके आपके आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद एम को, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज से आपकी कंटिन्यूसली ये क्लासेस चलेंगी। कुछ दिनों का गैप हो गया था, तो आज से कोशिश करते हैं आपको डेली ये सेशन प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरीके के क्वेश्चन उस सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप सभी लोग उस सीरीज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको डेली उस सीरीज़ में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ये सीरीज़ भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? पूछा जा सकता है। देखिए मेघदूत जो ये रचना है इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है, पूछा जा सकता है। तो मेघदूत के रचनाकार हैं प्रसिद्ध महाकवि कालिदास। तो कालिदास की ये रचना है मेघदूत, और आपको बताना है कि मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने। आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है ये स्थित है आपके किस जनपद में? पौड़ी जनपद में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी जिले के श्रीनगर में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई? वर्ष 2010 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे? देखिए अल्मोड़ा में स्थित है आपका विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, और इसके संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोसी सेन। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में कहाँ पर स्थित है? कटारमल
कटारमल के पास ही स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी डॉक्टर बोसी सेन ने। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है और इस अनुसंधान द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL03 और सोयाबीन की जो किस्म है ये कौन सी है, BL52। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सोयाबीन की जो किस्म है BL52 ये किस अनुसंधान द्वारा खोजा गया है, तो आपको पता रहना चाहिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला के द्वारा ही इसको खोजा गया है और ये किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर लेना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए उत्तराखंड राज्य में आयुर्विज्ञान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, आपका ऋषिकेश में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की जो स्थापना है ये कब की गई थी, वर्ष 2004 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, ऋषिकेश में की गई थी, जिसने फरवरी 2014 से कार्य शुरू किया था। ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऋषिकेश जो है ये आपका ये देहरादून का एक उपनगर है जो कि किन नदियों के संगम पर स्थित है, पूछा जा सकता है कभी कभी, तो ध्यान रख लीजिएगा। गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है आपका ऋषिकेश। इसके अलावा देखिए केदारखंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है, कुब्जा मृग कहा गया है ऋषिकेश को केदारखंड में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है इनमें से कौन सा नृत्य है, ये सरौ नृत्य। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरौ नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला एक युद्ध गीत नृत्य है जो कि कब किया जाता है, शादी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है गढ़वाल में सरौ नृत्य। और इस नृत्य में नर्तक जो है ये तलवार की ढाल पर स्वांग करता है और सरौ नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी में प्रसिद्ध है। किन जिलों में, गढ़वाल में किन जिलों में प्रसिद्ध है ये भी आपको पता रहना चाहिए, तो किन जिलों में, टिहरी व उत्तरकाशी। एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। तो आप सभी लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा इन पॉइंट्स को और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है। देखिए दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 1934 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनका संबंध किस जनपद से है, चमोली जनपद में। और इन्होंने वर्ष 1964 ईस्वी को कहाँ पर, गोपेश्वर में इन्होंने 1964 ईस्वी को दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन है आपका ना, दशौली ग्राम स्वराज संघ या दशौली ग्राम स्वराज मंडल के संस्थापक कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। इन्होंने कब की, 1964 ईस्वी को गोपेश्वर में दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। और वर्ष 1970 ईस्वी के बाद इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनी थी ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट को। 1982 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट को कौन सा अवार्ड दिया गया, रैमन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष
1986 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और 2005 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी कई पुरस्कार और सम्मान इन्हें दिए गए हैं, जैसे कि वर्ष 1987 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1987 में इन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला और वर्ष 2019 में इनको 31वां, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 में इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफी पुरस्कार और सम्मान मिले हैं चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में सहकारिता सहभागिता जो योजना है ये शुरू की गई थी किस वर्ष? वर्ष 2005 में। 1 मई 2005 को ये योजना राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कल से आपकी कंटिन्यूसली क्लास चलेगी, तो रात 8 बजे आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और उससे पहले आपके क्विज भी चलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लिंक नहीं लेना चाहते तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर स्टडी विद एम भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी आपका जो है ये स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। तो आप अपने सर्चिंग बार में स्टडी विद एम सर्च करेंगे टेलीग्राम के, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा स्टडी विद एम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप हमारा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा रात को 8 बजे। स्पेशली खुद मैं यहाँ पे आपको टाइप करवा के वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्विज कराई जाती है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिएगा क्विज को। अगला क्वेश्चन है, देखिए धाद नामक जो संस्था है इसका गठन किसने किया था? धाद नामक संस्था इसका गठन किया था किसने? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सुरेंद्र सिंह पांगती का जो संबंध है ये किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया था। और सुरेंद्र सिंह पांगती की जो रचना है, कौन सी इनकी एक रचना है? उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। तो ये जो रचना है ये सुरेंद्र सिंह पांगती की है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड कितना सच कितना छल, इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है? तो आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंडाली उत्सव उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए कंडाली जो उत्सव है ये मनाया जाता है किस जिले में? पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जनजातियां प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाती है। 12 वर्ष बाद ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ की जनजातियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? देखिए टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब जो है इसकी स्थापना की थी किसने? भवानी दत्त उनियाल ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी भवानी दत्त उनियाल ने। और इसके अलावा देखिए राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी भी आपके टिहरी में ही स्थित है। राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी, ध्यान जरूर रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? देखिए देवरिया ताल जो है ये आपके किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से मात्र 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवरिया ताल। और ये ताल एक सुंदर पर्यटक स्थल है और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई ये झील है। एक अद्भुत झील है, हरी भरी जंगलों से घिरी हुई। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2438 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित नैन सिंह रावत
अपनी ल्हासा यात्रा के दौरान किस वर्ष दलाई लामा से मिले थे? देखिए पंडित नैन सिंह रावत जो हैं ये अपनी ल्हासा यात्रा के दौरान किस वर्ष मिले थे दलाई लामा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1866 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित नैन सिंह रावत जो हैं ये राज्य के पहले सर्वेयर थे, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध जो है ये पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी से इनका संबंध रहा है। मुनस्यारी से इनका संबंध रहा है पंडित नैन सिंह रावत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? देखिए नीलगिरी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है ये कौन सी? टोडा जनजाति है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। और टोडा को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे देखिए टूडा वनस, इसके अलावा टोडर, तो कई नामों से इनको जाना जाता है। टूडा वनस, इसके अलावा टोडर, इनको नामों से जाना जाता है। और टोडा लोगों का पारंपरिक जो परिधान है इसको क्या कहा जाता है? पुटकुली कहा जाता है टोडा जनजाति के लोगों के पारंपरिक परिधान को। अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट्स होते हैं जो कि आयोग के द्वारा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए ब्रह्म कमल जो है इसको स्थानीय भाषा, इसका स्थानीय नाम क्या है? कॉल पदम। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रह्म कमल जो है ये राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अवलेटा। सोसूरिया अवलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों की अगर हम बात करें तो फेन कमल और कस्तूरबा कमल ये राज्य में मिलते हैं, जो कि ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है और जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रामिनी फोलिया। सोसूरिया ग्रामिनी फोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां? 210 प्रजातियां विश्व में पाई जाती है ब्रह्म कमल की। व राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में 24 प्रजातियां मिलती हैं ब्रह्म कमल की। 24 प्रजातियां पाई जाती हैं राज्य में। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इंदिवर की अगर हम बात करें तो इंदिवर किसको कहा जाता है? नील कमल को कहा जाता है आपका इंदिवर। और आपका देखिए सफेद कमल को कहा जाता है पुंडरिक। सफेद कमल को क्या कहा जाता है? पुंडरिक कहा जाता है। और आपका कोखनद कहा जाता है लाल कमल को। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित किया था? अभी थोड़ी देर पहले गोरखाओं की जब बात की थी मैंने तो आपको बताया था कि वर्ष 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कहाँ पर आक्रमण किया था? कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित किया था ये भी आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर किया है तो उन्होंने राइट आंसर लगा लिया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र चंद को पराजित किया था 1790 ईस्वी में गोरखों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? देखिए पर्यावरण मित्र योजना जो है ये सर्वप्रथम शुरू की गई थी कहाँ पर? श्रीनगर में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण मित्र योजना का जो प्रारंभ है ये 11 मार्च 2006
को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा किया गया था। पर्यावरण मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 11 मार्च 2006 को किया गया था। किसके द्वारा? हरक सिंह रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और श्रीनगर के पुराने नाम की अगर हम बात करें तो ब्रह्म क्षेत्र, श्री क्षेत्र इसका पुराना नाम है, और श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सीरीज का। आज का ये सीरीज आपको कैसी लगी, आज की ये सीरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपका शिव प्रसाद डबराल का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? शिव प्रसाद डबराल का संबंध रहा है किस क्षेत्र से? इतिहास के क्षेत्र से। इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से, किस उपनाम से ये जाने जाते हैं? चारण उपनाम से इनको जाना जाता है। और इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और इनको घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। और देखिए दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय इन्होंने खोला। और डबराल जी की जो कर्मस्थली थी ये कहाँ पर थी? दुगड्डा में इनकी कर्मस्थली थी। और भूगोल विषय से पीएचडी की इन्होंने, जिनका शोध का विषय क्या था? इनके शोध का विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, इसके अलावा गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल की अभिलेख व मुद्रा आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं। इन रचनाओं को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।